আসসালামু আলাইকুম, আমি হাসানুর ইসলাম। স্বাগত জানাচ্ছি বিটিউবের আজকের আয়োজনে। 1971 সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাত থেকে মুক্ত হয়। তখন যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশের নাম ছিল বাংলাদেশ, যেখানে না ছিল ভালো কোনো শিক্ষা ব্যবস্থা, ছিল না পরিচয় দেওয়ার মতো তেমন কিছুই। মানুষের জীবনযাত্রার মান ছিল একেবারেই নিম্নমানের। 49 বছরে নানা চড়াই উতরাই পেরিয়ে বাংলাদেশ আজ দ্রুতগতিতে উন্নয়ন করা একটি দেশের নাম। বদলে গেছে আমাদের জীবনযাত্রার মান। পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশ আজ বাংলাদেশের প্রশংসা করছে। ভারতীয় মিডিয়া বলছে, ভারতকে টপকিয়ে এখন বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় আধিপত্য স্থাপন করছে। ভারতীয় গণমাধ্যমে প্রচারিত সেই ভিডিওটি বাংলা সাবটাইটেল সহ তুলে ধরা হলো আপনাদের জন্য। তবে তার আগে ছোট্ট একটি অনুরোধ, প্রিয় জন্মভূমিকে নিয়ে আমাদের এই পথচলায় বিটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আপনিও পাশে থাকুন। আর আমাদের ভিডিওগুলো ফেসবুকে নিয়মিত দেখতে ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া লিঙ্ক ফলো করে फेसबुक पेजটিতে लाइक দিয়ে রাখুন। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की इकोनॉमी के बारे में कि बांग्लादेश की इकोनॉमी ने पिछले 20 सालों में किस प्रकार ग्रोथ किया है और इन 20 सालों में कैसे वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में आ चुका है। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि साउथ एशिया में उसकी कंडीशन क्या है भारत और पाकिस्तान के कंपैरिजन में, और साउथ एशिया की कैसे वो दोस्तों एक डोमिनेंस स्थापित करते हुए 20 सालों में पाकिस्तान और भारत से भी थोड़ा आगे निकलने की ओर प्रयास कर रहा है और लगभग सफल भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश देश दोस्तों 16 दिसंबर 1971 को अस्तित्व में आया था। जब ये अस्तित्व में आया, इससे पहले दोस्तों ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और ये दोस्तों पाकिस्तान के जुल्मों से पीड़ित था। जब इसको आज़ादी मिली तो इसको एक नई आइडेंटिटी यानी नई पहचान मिली, लेकिन केवल नई पहचान मिलना काफ़ी नहीं था, क्योंकि इनके सामने बहुत बड़े लक्ष्य और टारगेट रखे हुए थे अपने देश को ग्रो करने के लिए। अगर किसी देश को दोस्तों ग्रो करना है तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए। बांग्लादेश के साथ बहुत ही अच्छी बात थी, क्योंकि अगर आप कंपैरिजन में देखेंगे अफ्रीकन कंट्री जब आज़ाद हुई थी, अफ्रीकन कंट्री अस्तित्व में आई थी, तो वहाँ का आप देखेंगे क्राइसिस इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप अच्छी नहीं थी। लेकिन बात करेंगे बांग्लादेश की, उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। शेख मुजीबुर रहमान और बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर जो केवल और केवल देश की तरक्की की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करते थे, ये बांग्लादेश को लीडरशिप मिली। बांग्लादेश ने अच्छे ग्रोथ को टारगेट किया। सबसे पहले उन्होंने अपने पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल विल को मजबूत किया। उन्होंने दोस्तों एक नई चेतना के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया और सभी देश के लोगों को, ध्यान रखिएगा बांग्लादेश एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन बांग्लादेश ने केवल इस्लाम पे फोकस नहीं किया, उन्होंने अपने देश के सभी नागरिकों को साथ लेकर चलने का प्रयास किया ताकि ग्रोथ को एक स्टडी बनाया जा सके। ईमानदार लीडरशिप के साथ दोस्तों बांग्लादेश की महिलाओं ने भी दोस्तों इकोनॉमी में बहुत बड़ा आपका योगदान निभाया। आप देखेंगे साउथ एशियन कंट्रीज़ में जहां महिलाओं को दबाया जाता है, महिलाओं को वर्कफोर्स में नहीं आने दिया जाता है, वहीं अगर आप कंपैरेटिवली बांग्लादेश में देखेंगे तो बांग्लादेश में महिलाओं की इकोनॉमी का योगदान बहुत ही आगे है। वहाँ की महिलाओं ने इकोनॉमी में बहुत अच्छा योगदान करा है। बात करते हैं आज की बात की, तो बांग्लादेश ने सबसे पहले ये देखा 1970 के बाद, बांग्लादेश ने सबसे पहले 1971 के बाद बांग्लादेश ने सबसे पहले ये देखा कि उसके मेन इशू क्या है, मेन इशू को कैसे सॉल्व करना है और कैसे किसी सेक्टर को पकड़ के उस पर मजबूती हासिल करना है। सबसे पहले आपको पहचानना जरूरी है आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो बांग्लादेश ने यह पहचाना कि हमारी स्ट्रेंथ है टेक्सटाइल, गारमेंट, पोर्ट्स, ये सब इनकी हमारी स्ट्रेंथ है। बांग्लादेश आप देखते हैं कि बांग्लादेश में बहुत सारी नदियां हैं, नदियों के कारण बांग्लादेश हर साल बारिश के टाइम पे बाढ़ से प्रभावित होता है, यानी हर साल बांग्लादेश की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं धक्का जरूर लगता है। बांग्लादेश ने इतना सहते हुए भी इस अपने सेक्टर को मजबूत किया। उसने टेक्सटाइल में मजबूत किया खुद को, गारमेंट सेक्टर में मजबूत किया, पोर्ट सेक्टर, ऐसे ऐसे सेक्टर को उन्होंने पहचाना जो कि इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ा सकते हैं, और उसमें उन्होंने महारत हासिल कर ली। अगर आप हाल ही में देखेंगे तो बांग्लादेश आज दोस्तों टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बिल्कुल डोमिनेंस स्थापित कर चुका है, जहां भारत और पाकिस्तान उसके सामने कुछ भी नहीं लगते हैं। दोस्तों किसी भी देश की ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 सेक्टर होते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर इनमें ग्रोथ स्टेडी होगी तभी आपका देश अच्छे से ग्रोथ करेगा, नहीं तो ग्रोथ अप डाउन होगी। बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश की पॉलिटिकल विल के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं किया, उनको मालूम था किस प्रकार इसको हैंडल करना है। तो बांग्लादेश ने सबसे पहले अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर पर ध्यान दिया, जो कि सबसे पहले ग्रोथ होना चाहिए। तो बांग्लादेश में अभी कंडीशन है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर पहले नंबर पे, सर्विस सेक्टर दूसरे पे और एग्रीकल्चर तीसरे पे होए। दोस्तों ऐसी चीजें करके बढ़ रही हैं। इससे क्या हो रहा है दोस्तों, जॉब की प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, महिलाएं भी जॉब में पार्टिसिपेट कर रही हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान और भारत।
दोस्तों वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत आज भी दोस्तों इंडिया में, खुद इंडियन हूँ मैं जानता हूँ, भारत आज भी इंडस्ट्रियल सेक्टर को मजबूत करने और उसके ग्रोथ के लिए आज भी प्रयास कर रहा है। तो यहाँ आज भी दोस्तों ज़्यादातर लोग जो हैं एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं और एग्रीकल्चर पर डिपेंड करने के कारण दोस्तों बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही हैं, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन के आ रही हैं। केवल इकोनॉमी को ग्रो करना बांग्लादेश का ये टारगेट नहीं था। अगर बांग्लादेश केवल इस पे फोकस करता तो इकोनॉमी ग्रो नहीं होती, बस बढ़ती, लेकिन इतना फायदा नहीं होता। बांग्लादेश ने पिछले 20 सालों में दोस्तों पॉलिटिकल मैट्रिक्स को सुधारने का प्रयास किया है। पॉलिटिकल मैट्रिक्स क्या, जैसे हेल्थ सेक्टर, सैनिटाइजेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वुमेन पार्टिसिपेशन, इन सब चीज़ों को एक साथ लेते हुए बांग्लादेश ने यह पहचाना कि अगर हम इन चीज़ों को साथ में नहीं लेंगे तो हमारी ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है। अब बात कर लेते हैं जेंडर गैप इंडेक्स और जेंडर पार्टिसिपेशन इंडेक्स। किसी भी देश में दोस्तों केवल पुरुष ही काम करेंगे तो वो देश आगे कभी नहीं बढ़ेगा जब तक उसकी महिलाएं भी पार्टिसिपेट ना करें। एक इंडेक्स ये साफ साफ बताता है कि साउथ एशियन कंट्री में दोस्तों बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है जहां महिलाओं का पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा है। अब इस रैंकिंग को देखेंगे तो बांग्लादेश 50वें नंबर पर, नेपाल 101 पे, श्रीलंका 102 पे, चाइना 106 पे, इंडिया 112 पे और पाकिस्तान की बात करेंगे तो 115 पे है। तो इतना सब होने के बावजूद देखेंगे बांग्लादेश में वुमेन पार्टिसिपेशन ज़्यादा है और जेंडर हंगर इंडेक्स में भी दोस्तों बांग्लादेश भारत से भी आगे। तो ये इंडेक्स ये बताते हैं किस प्रकार बांग्लादेश ने अपने आप को इम्प्रूवमेंट करके अपने मेन फोर्स को अपनी मेन इकोनॉमी में धकेलने का प्रयास किया है। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। ভিডিওতে আমরা দেখছিলাম ভারতীয় এই নাগরিক সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন কিভাবে বাংলাদেশ পৃথিবীতে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাওয়া দেশ হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, ভারত ও পাকিস্তানের তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থান কেমন সেটাও স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন যে কোনো দেশকে এগিয়ে নিতে হলে সঠিক নেতৃত্বের প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয় তখন আফ্রিকান অনেক দেশও স্বাধীন হয়, কিন্তু শুধুমাত্র সঠিক নেতৃত্বের অভাবে সেসব দেশ আজও স্থিতিশীল হতে পারেনি। বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হওয়ার পরেও এখানে সকল ধর্মের মানুষ মিলেমিশে বসবাস করে দেশকে এগিয়ে নিতে কাজ করছে, অথচ ভারতের মোদী সরকার সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সে দেশের মুসলিমদের উপর অত্যাচার চালায়। বাংলাদেশের উন্নয়নের পেছনে মহিলারাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নারী পুরুষ সমান অধিকারের রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান 50তম, যেখানে নেপাল 101তম, শ্রীলঙ্কা 102তম, চীন 106তম আর ভারত 112তম এবং পাকিস্তানের অবস্থান 115তম। বিশ্ব ক্ষুধা সূচকেও ভারতের থেকেও অনেক এগিয়ে বাংলাদেশ। ভারতীয় এই নাগরিক আরও বলছেন বাংলাদেশের রপ্তানির সামনে ভারত ও পাকিস্তানের রপ্তানি কিছুই নয়। এরপরেও ভারতীয় কিছু নাগরিক বাংলাদেশকে ছোট করে দেখে। আপনারা সবাই জানেন কেউ যদি জেগে জেগে ঘুমায় তাকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব নয়। আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিন আর কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আপনার মূল্যবান মতামত। আর ভিডিওটি শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না। আপনার ছোট্ট একটি শেয়ারে হয়তো অনেকেই জানবে বাংলাদেশের ইতিবাচক খবরগুলো। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর বিডি টিউবের সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ।